वेलकम बैक टू दी न्यूज़ रूम। नाजरीन, न्यूज़ रूम में सबसे पहले बात होगी नैब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। दौरान समाअत आज क्या कुछ हुआ, ये सब आपको हम आज के न्यूज़ रूम में बताएंगे। इसके साथ साथ इंतखाबात को लेकर जो सियासी जमातों की तैयारियां और हिकमत अमली है, इस पर भी बात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा और आज किसको तनकीद का निशाना बनाया, ये भी डिस्कस करेंगे। कराची की सियासत को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। कल कराची के शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जाएगा, वजूहात जानेंगे, तमाम तर जो सूरत हाल है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गजा की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। शोहदा की मजमूई तादाद 16,000 से तजावुज़ कर गई है, इसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली बर्बरियत थमने का नाम नहीं ले रही। ये सब क्या चल रहा है और इसका सद्देबाब किस तरह से हो सकेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नैब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत को भिजवाने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल-अज़ीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला सामने आया है, जबकि समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील से सवाल किया, जज अरशद मलिक का मामला उठाना चाहते हैं कि नहीं, दरख्वास्त तो मौजूद है, यहाँ स्क्रीन लगा दें और वीडियो चला दें। याद रखें, ये दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है। ये भी कहा गया, वकील अमजद परवेज बोले कि मैं इस दरख्वास्त को प्रोसेस नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने आजम नज़ीर तारड़ से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आप कहते हैं तो मेरिट पर फैसला कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून ने अदालत पेशी से कबल मिनिस्टर इनक्लेव में पार्टी रहनुमाओं और कानूनी टीम से मुलाकात भी की है। और इसके साथ साथ अब आपको बताएं कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पर अपील मेरिट पर सुनने का फैसला कर लिया गया है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस से मुताल्लिक आज समाअत थी, अदालत फैसला कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का अब ये फैसला कर लिया है और साथ ही साथ जो समाअत है वो 12 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। आज दौरान समाअत क्या कुछ हुआ, आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। आदिल बताइएगा, समाअत अब 12 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है, आज दौरान समाअत क्या कुछ हुआ और क्या मुकालमे रहे आज? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पर आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच था, जिससे इस केस की समाअत की। नवाज शरीफ जो है वो भी अदालत में पेश हुए, उनके साथ लीगी रहनुमाओं की बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी अदालत में पेश हुई। जो अदालती कार्रवाई है उसमें अमजद परवेज जो नवाज शरीफ के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हमें केस दोबारा एहतसाब अदालत को भेजने पर कोई एतराज़ नहीं है। अमजद परवेज की जानिब से इस्तदा की गई कि एहतसाब अदालत को ट्रायल 1 माह में मुकम्मल करने की डायरेक्शन दे, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मशवरा किया दोनों जजेस ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर अल-अज़ीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला जो है वो सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के वकील और नायब प्रोसिक्यूटर की केस रिमांड बैक करने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी और अब समाअत जो है वो मंगल तक के लिए मुलतवी की गई है। आज अमजद परवेज की जाने से मेरिट पर दलाइल भी दिए गए। जब ये फैसला हो गया कि जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इस केस को मेरिट पर सुनेगी, उसके बाद अमजद परवेज की जानिब से दलाइल दिए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ की फैमिली ने। अच्छा आदिल, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएगा कि केस मेरिट पर सुनने से क्या मुराद है? आदिल, आप तक आवाज आ रही है? आदिल से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर लेते हैं। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत और समाअत का अहवाल आदिल हमें बता रहे थे। 12 दिसंबर तक ये समाअत मुलतवी हो गई है और साथ ही साथ केस मेरिट पर सुनने का भी फैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस और नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन इसकी समाअत कर रहे थे। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने की नैब की अपील पर भी समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत हुई। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट और नैब प्रोसिक्यूटर भी अदालत में आज पेश हुए हैं। नैब की रेफरेंस एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। आदिल, आप तक आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है जी आदिल, केस को मेरिट पर सुना जाएगा, हमारे नाज़रीन को बताएगा केस मेरिट पर सुनने से क्या मुराद है?
دیکھیے یہ جو امجد پرویز ہے اور نیب پروسیکیوٹر ان دونوں کی جانب سے عدالت میں آج کہا گیا کہ جو یہ کیس ہے العزیزیہ ریفرنس یہ دوبارہ ریمانڈ بیک کیا جائے العزیزیہ جو احتساب عدالت ہے اس کو، اور احتساب عدالت جو ہے وکلا کو سن کر اس پر فیصلہ جو ہے وہ کرے۔ جو احتساب عدالت نے اس میں سزا سنائی تھی 7 سال کی سزا اور 2.5 ملین پاؤنڈ جو جرمانے کی سزا تھی، اس حوالے سے دوبارہ سنے احتساب عدالت اور میرٹ پر یہ فیصلہ جو ہے وہ کرے۔ یہ جو ہے نیب پروسیکیوٹرز اور وکیل امجد پرویز کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی جسے عدالت نے مسترد کیا، جبکہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ بھی آج پیش ہوئے نواز شریف کی طرف سے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ ہی میرٹ پر جو ہے وہ دلائل سن کر فیصلہ کرے۔ یہ استدعا اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے کی گئی تھی جسے عدالت نے منظور کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی میرٹ پر سن کر اس درخواست پر فیصلہ کرے گی۔ سزا کے خلاف جو اپیل ہے اس پر اچھا عادل، اب میرٹ پر یہ کیس سننے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، 12 دسمبر تک سماعت ملتوی ہوگی۔ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں عموماً کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ 12 دسمبر کو سماعت ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا اس کا؟ دیکھیے اس سے قبل بھی ایون فیلڈ اور العزیزیہ دونوں جو ریفرنس ہے یہ ان دونوں کی سماعت ایک ساتھ ہونا تھی، لیکن چیف جسٹس کی جانب سے العزیزیہ کو الگ کیا گیا اور ایون فیلڈ کی سماعت جو ہے وہ الگ کی گئی۔ ایون فیلڈ میں بھی اسی طرح ہوا، 2 سے 3 سماعتیں درکار تھی ایون فیلڈ میں بھی، اور اس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ آج ایک سماعت ہو گئی اور اگلی سماعت تک فیصلہ جو ہے اس کا ہو جانا ہے۔ ایون فیلڈ میں بھی اسی طرح ہوا، 2 سے 3 سماعتیں ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایون فیلڈ میں بری کر دیا۔ العزیزیہ میں بھی اسی طرح ہوگا۔ آج ٹھیک ہے عادل، ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا، جو قانونی پہلو ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں۔ ماہر قانون بیرسٹر حسنین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ حسنین صاحب آپ کے وقت کا۔ حسنین صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ دوران سماعت اب کیس میرٹ پر سننے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، سماعت کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج ہمیں قانونی طور پہ آپ بتائیے گا کہ کیس کو میرٹ پر جو سننے کا فیصلہ ہوا ہے اور اب سماعت ملتوی ہے، ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اب اگلی سماعت میں یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ اگلی سماعت پہ ہوگا یا 1-2 اس میں ہیئرنگز ہو جائیں گی، دیٹ از اپ ٹو دی کورٹ۔ لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے، جو میں ڈفرینٹ چینلز پہ بھی اور ڈفرینٹ ٹویٹس میں بھی دیکھا، وہ بات ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ کے اندر مرحوم جج ارشد ملک صاحب کے بعد ایک پٹیشن گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے 2 رستے دیے تھے، یا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میرٹ پہ سن لے یا اس کو ریمانڈ کر دیا جائے نیب کورٹ کے اندر، بیکاز جتنا جسٹس کے ساتھ جتنا کھلواڑ اس کیس میں ہوا، جتنا ہمیں یہاں اس کا جسٹس نظر آیا، ٹھیک ہے، وہ ایک یہ اپنے اندر خود ریکارڈ رکھتا ہے۔ Having said so, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ویری وائزلی ڈی بی نے جو کامنٹس بھی دیے اور انہوں نے کہا ہم اس کو آن میرٹ سنیں گے، تو اس کے بعد میرے خیال میں 1-2 ایشو کے اندر اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو حسنین صاحب آپ یقیناً قانونی طور پر کیسز کو دیکھتے آئے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ اتنی آسانی سے ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اس سے پہلے جس طرح سے ہم نے ایون فیلڈ کے حوالے سے دیکھا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب نے بھی ایک پٹیشن ڈال رکھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو ریمانڈ کیا جائے، بیکاز جو نیب کی کورٹ تھا اس نے سزا کم دی ہے، تو اس حد تک تو میاں صاحب کیس جیت چکے ہیں۔ اس کے آگے اب اس کا آن میرٹ فیصلہ ہونا، میرے خیال کے اندر اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس، اس میں ایز سچ کوئی ایویڈنس ایکسٹرا آنا نہیں ہے، تو ججمنٹ دی گئی ہے آن دا فیس آف اٹ، ایون دو یہ سب جوڈس میٹر ہے، لیکن میرے خیال میں اٹس اے ویری اسٹرانگ کیس، بیکاز اگر آپ اس کا سمپل ریفرنس پڑھیں تو نہ اس کا سر ہے نہ اس کا کوئی پیر ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ایویڈنس کنیکٹ نہیں ہوتا، سارا ہیئر سے ایویڈنس، تو میرے خیال میں اٹس اے ویری اسٹرانگ کیس۔ ٹھیک ہے حسین صاحب، یقیناً اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کو ریلیف مل جائے گا؟ میرا اپنی رائے ہے جی، ایز اے لائر۔ ٹھیک ہے، معاملہ سمجھے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ریلیف مل جاتا ہے تو پھر انتخابات کو لے کے تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی؟ نہیں، اس کے بعد ایک اور قدغن رہتی ہے، وہ سپریم کورٹ والا معاملہ ہے، جس میں سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گئی تھی پاکستان کے اندر، جس میں سپریم کورٹ کے جج صاحب نے وہ فیصلہ کیا جو کہ ایک ٹرائل کی کورٹ کرنا چاہیے تھا، جو کہ شاید نیب کی کورٹ کو میجسٹریٹ کی کورٹ کرنا ہے، تو اس کی بھی اپیل پینڈنگ ہے۔ 2 چیزیں ختم ہو جائیں گی، دیکھتے ہیں اگر اس کا فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے، اور پھر وہ تیسری قدغن دیکھی جائے گی۔
ठीक है, यानी एक तीसरी कदगन भी है जिसका नवाज शरीफ साहब को सामना होगा। लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। 12 दिसंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। बैरिस्टर हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज इस केस की समाअत हुई है और अब 12 दिसंबर तक केस की समाअत को मुलतवी भी कर दिया गया है। जनाब, अब हम बात करते हैं इंतखाबात को लेकर। इंतखाबात को लेकर तमाम ही सियासी जमातें आजकल हमें एक्टिव नज़र आ रही हैं। हर रोज़ मेल मुलाकातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। और अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब जलसे कर रहे हैं और जलसे में गुफ्तगू भी उनकी जानिब से की जा रही है और उनकी जो गुफ्तगू है वो फिर ज़ेरे बहस रहती है। आज भी जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो उन्होंने कहा है कि गेट नंबर 4 की सियासत आती है और ना ही गालम गलोच की। किसी और की तरफ नहीं देखना चाहते। मुल्क में कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिसको अपना मुखालिफ कहें। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से आज खिताब किया है और कहा है कि मुल्क में तकसीम की सियासत उरूज पर है। पुराने सियासतदान अना और जातियात की सियासत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने आइंदा हुकूमत बनाने का भी दावा कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता हूं। मैं आप पे भरोसा करता हूं। मैं पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूं। मैं उस शख्स का नवासा हूं जिसने ये हमें नारा दिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। मैं कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, मगर आपसे मदद मांगता हूं। इस मुल्क के नौजवानों से मैं मदद मांगता हूं। इस मुल्क के बुजुर्गों से मैं उनकी मदद मांगता हूं। इस मुल्क के मजदूरों से, मेहनत कशों से, तालिबे इल्मों से, सफेद पोश तबका से मैं मदद मांगता हूं कि मेरा मुल्क मुश्किल में है, मेरे अवाम तकलीफ में है। आए मेरे साथ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे इस मुल्क के अवाम की किस्मत तब्दील करेंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अवाम मेरा साथ दे, सिर्फ अवाम की मदद मैं चाहता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून को नई हल्का बंदियों पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आम इंतखाबात का बेताबी से हमें इंतज़ार है, ये कहा गया राना सनाउल्लाह की जानिब से। नौजवान 9 मई वालों के फ्रॉड में ना आए, सोशल मीडिया पर सारा झूठ और फ्रॉड है। महाज आराई का माहौल साबिक चेयरमैन PTI का ही शाखसाना है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो सुनिए। इस दफा कोई आराई का माहौल है, ये उसी बदबख्त का शाखसाना है। उस बदबख्त ने इस मुल्क का, इस कौम का कल्चर खराब कर दिया। उसने नौजवानों को अपने बुजुर्गों का यानी जो है वो गुस्ताख बना दिया। उसने ओए तोए का कल्चर लोगों को सिखाया। उसने लोगों को सिखाया कि माँ बाप जो है वो बोझ हैं, इनकी इज्जत नहीं करनी। उस बदबख्त ने यही बीज जो है ये बोने की कोशिश की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ये कहते हैं कि इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। नहीं चाहते कि कोई जमात इलेक्शन से बाहर रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये जो एक ताना दिया जा रहा है, ये हमारे हल्के डिस्टर्ब हो गए हैं। खुद मेरा हल्का 18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ है, तो बाकी तो बात ही क्या करें हम। तो इलेक्शन है, उसमें ही होता है, क्योंकि जाहिर है अब इलेक्शन कमीशन को हम अप्रोच तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग हुई है हमारा उससे इत्तेफाक बहुत नहीं है। सो रियासत के लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो और उसमें 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं। ये उसका हिस्सा सारा। पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा का रुख चेयरमैन बिलावल भुट्टो 1 हफ्ते KP में गुजारेंगे। शेड्यूल जनाब तैयार हो गया है। बिलावल भुट्टो आज शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। 9 दिसंबर को लोअर दीड, 10 दिसंबर को कोहाट और 13 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट बार से अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे। जबकि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबात से मुतालिक लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासत का हिस्सा है। मुल्क बेहतर हालात में मुंतखब हुकूमत को देकर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की माली ज़रूरियात पूरी करने की यकीन दहानी भी उन्होंने करा दी है। जुमेरात 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, उनको हम पूरा करेंगे। पाकिस्तान के
आइन के प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि जब से हमने हुकूमत मिली है तो उसके बाद हालात ख़राब ना हों, बेहतर हों। बेहतर हालत में हम मुल्क मुंतखब पार्लिमान और मुंतखब हुकूमत को देकर जाएंगे। तो हम उस पर बिल्कुल साफ़ हैं, कमिटेड हैं और किसी किस्म की कोई शक और शुबा नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन शेड्यूल से कोई लेना देना नहीं है। वोटर लिस्ट बनाना और स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। मामला इलेक्शन कमीशन के सामने ही उठाया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इलेक्शन शेड्यूल रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन शेड्यूल से कोई लेना देना नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन बरवक्त इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म नज़र आ रहा है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियाँ बिला रुकावट जारी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर्स के कौमी दिन पर पैगाम दिया है कि इलेक्शन शेड्यूल चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। इंतखाबात से मुतल्लिक बेबुनियाद ख़बरों और अफवाहों पर यकीन ना किया जाए। डिस्ट्रिक्ट आरओज़ असिस्टेंट अफसरान को नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो कि इंतखाबात की तैयारियों में मुतहर्रिक भी है और जितनी भी र्यूमर्स आ रही हैं इंतखाबात को लेकर के इंतखाबात डिले होंगे, तो उन्होंने इस तमाम तर जो अफवाहें हैं उनकी तरदीद कर दी है। इंतखाबात को लेकर क्या तैयारियां हैं, इलेक्शन कमीशन की क्या तैयारियां हैं, सियासी जमातों की क्या तैयारियां हैं, डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम डिस्कस कर लेते हैं। आदिल साहब, इंतखाबात को लेके इलेक्शन कमीशन बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। जितनी भी र्यूमर्स हैं, जितनी भी जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि इंतखाबात पोस्टपोन होंगे, इलेक्शन कमीशन उनकी तरदीद कर रहा है। दूसरी जानिब हम सियासी जमातों को देखें तो पीपल्स पार्टी ने अब केपी का रुख कर लिया है। क्या होने जा रहा है केपी में? मोहम्मद आदिल साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? मुझे ज़रा प्लीज़ अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। ठीक है आदिल साहब, मुल्की सियासी सूरत हाल पे ही एज़ यूजुअल रोज़ आपसे डिस्कशन होती है, आज भी हम उस पर ही डिस्कस करेंगे। एक तो मैं बात कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो कि हमें बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रहा है तमाम तर र्यूमर्स इंतखाबात को लेके कि इंतखाबात पोस्टपोन होने जा रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर उसकी तरदीद कर दी है। दूसरी जानिब अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो अब उन्होंने केपी का रुख कर लिया है। आज शांगला में बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, सिर्फ अवाम का साथ चाहिए। केपी में क्या होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? देखें, बिलावल भुट्टो ने इससे पहले भी जो है खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया था, वहाँ जलसे जुलूस किए थे, एक बयानिया जो है उन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। अब वो बलूचिस्तान में तो जो कुछ होना था वो दोनों पार्टियों ने समेट लिया है। अब दो बड़े जो है वो एक तो पंजाब है और दूसरा केपी है। अब बिलावल भुट्टो केपी पहुंच गए हैं। अभी जो है वो वहां पर एक बयानिया डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे अभी तक सियासी जो जोड़ तोड़ है उसका तो जो है वो आगाज नहीं हुआ। सिर्फ मुस्लिम लीग नून जो है उसने केपी के अंदर जो है जेयूआई के साथ इत्तेहाद कर लिया, 3 सूबों में किया है बेसिकली। तो उसमें केपी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और इस दफा पहली दफा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं केपी के अंदर, उसमें फाटा के जो सीटें थी 12 सीटें थी जो अब 6 हो गई हैं और वो केपी में जम हो गई हैं। तो इस दफा जो इलेक्शन है जो केपी में होना है उसमें फाटा के लोगों ने भी जो है वो अपना जो है वोट जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल करना है। इससे पहले तो सिर्फ सिलेक्टेड जो है एमएनएस वहां से असेंबली का हिस्सा बनते थे। तो इस दफा अवामी राय जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होगी इन इलाकों के अंदर। और यहाँ पर जो फाटा के इलाके हैं जो वहाँ पर जेयूआई की काफी अच्छी जो है वोट बैंक है, दीनी जमातों का वोट बैंक है बेसिकली। केपी में मैं इससे पहले जितनी भी जो जेयूआई है वो मुत्तहदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ती रही है। उन्होंने सूबा में गवर्नमेंट भी बनाई थी इससे पहले जब नवाज शरीफ की मरकज में हुकूमत थी। तो अब देखते हैं कि वो यहाँ पर कितना उसका होल्ड। असल जो प्रॉब्लम केपी में इस वक्त पॉलिटिकल जमातों को है वो दहशतगर्दी के वाकयात हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी ने अब तक जितने जलसे किए हैं वो बखैर खूबी उन्होंने जलसे वहाँ पे किए हैं, वहाँ पे उनको कोई जो है इस किस्म की सूरत हाल का सामना नहीं पड़ा। लेकिन जेयूआई को मुसलसल इस तरह के हालात का सामना है कि वो वहाँ पे जलसे जो है दहशतगर्दी का
शिकार है, उनके कई रहनुमा जो है उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। और इस हवाले से कुछ दरख्वास्तें भी आ चुकी हैं कि इंतखाबात जो हैं वो थोड़े पोस्टपोन होने चाहिए। लेकिन आदिल साहब, आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रहा है, बहुत पुरज़्म नज़र आ रहा है 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के हवाले से, और कहा जा रहा है कि इलेक्शन शेड्यूल भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। यानी एक पैटर्न होता है इंतखाबात को लेकर, वो अपने पैटर्न पे हैं और ABC तमाम तर जो उनके काम हैं वो उन्हें करते जा रहे हैं और इंतखाबात की जानिब वो गामज़न है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक तलवार लटका दी है। जो इससे पहले इल्तवा जो 90 दिन का जो एक आईनी जो था जिसके मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही 2 लोगों को जिम्मेदार इसका ठहराया है कि अगर सदर मुमलिकत और इलेक्शन, एक तो सदर मुमलिकत है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो इलेक्शन की अरेंजमेंट जो है वो एज पर शेड्यूल जो भी उसने अनाउंस किया है उसके मुताबिक करे। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो हमें इसी तरह के मामला जो है वो चलते हुए नजर आएंगे और उनकी तरफ से कोई नहीं आए। अब जो दूसरा एक चीज जो पॉलिटिकल जमातों की तरफ से देखने में आ रही है वो हल्का बंदियां हैं, जिसको उन्होंने 30 दिसंबर तक जो है वाइंड अप करना है, जो एतराजात थे उसके बाद जो है वो उन्होंने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर रहा है। असल अगर कोई रुकावट इसमें कोई फौरी तौर पे बनेगी, वो कि वो भी कोई इतना बड़ा नहीं है, वो ये तो अदालतों ने फैसला करना है कि जो हल्का बंदियों के हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज के एतराजात हैं उसको किस हद तक लेना है, उस पर कुछ स्टे ऑर्डर नहीं देना है या नहीं देना है, या उस हल्का बंदियों की पूरी तो कॉलदम नहीं हो सकती। जैसे अब सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो उन हलकों पे एतराज कर रही है जहां पर पीपल्स पार्टी की जो है वो फायदा पहुंचा जिन हलकों में, इसी तरह बाकी जगह पे भी इसी तरह की सूरत हाल है। तो अब देखना यह है कि पॉलिटिकल जो सियासी जमातें हैं वो कितनी मेच्योरिटी का मुजाहरा करती हैं। इलेक्शन कमीशन के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, उसने हर हाल में जो है वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास तो ऑप्शन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं कि उनकी क्या हिकमत अमली होती है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है, नून लीग की बात हो रही है, हल्का बंदियों पे उनको कुछ एतराज़ हैं। तो आज के केस के हवाले से भी आदिल साहब हम डिस्कस कर लेते हैं। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अब समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है और मेरिट पर केस सुनने का फैसला कर लिया गया है। क्या लग रहा है, कितने करीब हैं नवाज शरीफ साहब रिलीफ के? देखिए, अभी तक की जो समाअत है और उससे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि मेरिट के ऊपर, और उसमें नवाज शरीफ के वकला ने अदालत के अंदर भी कहा कि ये एवन फील्ड और से ज्यादा आसान केस है। इसके अंदर भी जो आमदन से जायद असासों का मामला है और इसमें जो नवाज शरीफ के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अल-अज़ीज़िया और हिल मेटल जो है उसका नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो वाजिद ज़िया थे और महबूब आलम जो है वो ये जो ताल्लुक साबित भी नहीं कर सके और ये भी साबित नहीं कर सके कि हुसैन नवाज जो है वो नवाज शरीफ के ज़ैले कफालत थे, क्योंकि इस रेफरेंस में जो हुसैन नवाज की उम्र कोर्ट की गई है वो 28 साल है। तो 28 साल में तो आपको पता है कि वैसे ही कोई किसी के ज़ेरे कफालत नहीं होता। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो जज अरशद मलिक की वीडियो के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसकी पैरवी से पीछे हट गई है, क्योंकि जज गुल हसन ने इसमें रिमार्क्स भी दिए थे कि ये वीडियो 2 धारी तलवार साबित हो सकती है, इसके नताइज जो है वो इसके असरात भी हो सकते हैं, नताइज भी आ सकते हैं। तो इस वजह से अमजद मलिक जो उनके वकील हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने कहा कि हम इसकी पैरवी नहीं चाहते। जिसके बाद अदालत ने मुस्लिम लीग नून के वकला को ऑप्शन दिया कि भी आप इसको हम या तो रिमांड बैक कर दें, वापस नैब को भेज देते हैं, या फिर इसका मेरिट पर फैसला कर दें। हालांकि नैब ने जो है इसमें अपनी दरख्वास्त की अदालत से इस्तदा की कि ये नवाज शरीफ का फैसला जो है रिमांड बैक कर दिया जाए, दोबारा एहतसाब कोर्ट को भेज दिया जाए, जिसमें इजाजत जज ने कहा कि इसमें अगर रिमांड बैक हुआ तो उसमें नवाज शरीफ एज ए मुल्जिम ही रहेंगे और वो जो सजा उनके खिलाफ थी वो कालादम हो जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ के वकला चाहते हैं कि ये अदालत ही इसका मेरिट पर फैसला करे। तो अब मेरिट पे, और अदालत ने उनकी इस्तदा कबूल कर ली है, अब मेरिट मेरिट पे फैसला होगा। 12 दिसंबर को इसकी समाअत होने जा रही है। जिस तरह से हमारे कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि इस तरह के जो केसेस होते हैं वो अगली समाअत में नहीं तो उसके बाद यानी 1-2 समाअतों में फैसला सुना दिया जाएगा। अगर यहाँ से नवाज शरीफ साहब क्लियर हो जाते हैं और उन्हें रिलीफ मिल जाता है, और तो फिर क्या ऑल क्लियर होगी सूरत हाल इंतखाबात को लेके, या मज़ीद कोई और भी कदगन है जो उन पर अभी भी मौजूद होगी? देखिए, इस वक्त
جو نواز شریف کے لیے سب سے بڑا مسئلہ العزیزیہ تھا. اس کے بعد جو نواز شریف کے لیے رکاوٹ آئے گی وہ آئے گی کہ وہ کیا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی تھی جو شہباز شریف حکومت نے کہ نااہلی کی مدت جو ہے زیادہ سے زیادہ 5 سال ہوگی, اور اس میں جو ہے وہ 62(1)(f) کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک 5 رکنی بینچ جو ہے بندیال جسٹس عطا بندیال کی سربراہی میں جو اس حوالے سے ایک فیصلہ دے چکا ہے, جس میں وہ قرار دے چکا ہے کہ 62(1)(f) کی جو نااہلی ہے وہ تا-حیات ہوگی. اب اس میں جو معاملہ ہے کہ اگر نواز شریف کی اگر اہل ہیں الیکشن کے لیے یا نہیں ہے, اگر ان کے اہل ہیں تو الیکشن ایکٹ کی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں نااہلی کی مدت 5 سال کی ہے, اس کے حساب سے تو نواز شریف کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. لیکن اب اس میں دیکھیں گے جب وہ نامینیشن پیپر اپنے جمع کروائیں گے تو اس کے اوپر یقینی طور پر اعتراض لگیں گے اور یہ معاملہ عدالت میں جائے گا کہ نواز شریف جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے تناظر میں تو انتخابات کے لیے اہلی یا نااہلی اب ایک معاملہ رہ جائے گا اگر 12 دسمبر کو یہاں سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے العزیزیہ میں. بہت شکریہ عادل, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر نارتھ, اور ہم ڈسکس کر رہے تھے تمام تر جو سیاسی صورتحال ہے اور انتخابات کو لے کے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ جو آج سماعت ہوئی العزیزیہ ریفرنس کو لے کے اس پہ بھی بات ہو رہی تھی. آگے بڑھتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں جس نے لطیف کھوسہ اور بشرا بی بی کے آڈیو کے فورینزک کا حکم دے دیا ہے. جسٹس بابر ستار نے یہ کہا ہے کہ تحقیقات کی جائیں, سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی, پیمرا بتائے لوگوں کی نجی گفتگو کیسے ٹی وی چینلز پر نشر ہو رہی ہے. عدالت نے درخواست پر عائد اعتراضات بھی ختم کر دیے, جبکہ ایف آئی اے, پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. کیس کی سماعت کو 11 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی بات کرتے ہیں جس میں شریک ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے تحریری حکمنامہ جاری کر دیا ہے, اور حکمنامے کے مطابق ریفرنس میں شریک 6 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہیں ہو سکی. ملزمان میں ملک ریاض, شہزاد اکبر, ضیاء المصطفیٰ, نسیم, زلفی بخاری, احمد علی ریاض, فرد شہزادی شامل ہیں, جبکہ عدالت سیکشن 87 کے تحت مفرور ملزمان کے خلاف اشتہاری کے نوٹسز بھی جاری کرتی ہے. ملزمان کی رہائش گاہوں کے باہر اشتہارات چسپاں کیے جائیں. ملزمان کے خلاف مزید کارروائی 6 جنوری 2024 کو کی جائے گی. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے حوالے سے یہ حکم نامہ جاری ہو چکا ہے. کیسز کے حوالے سے یہ کچھ اپڈیٹس تھی. اس سے پہلے ہم ملکی سیاست کی بات کر رہے تھے تو کراچی ان دنوں بڑا امپورٹنٹ ہے سیاسی لحاظ سے. کراچی میں کیا ہو رہا ہے, کراچی کی سیاست میں سمجھنے جاننے کی کوشش کریں گے. سندھ کی سیاست میں اے این پی کا کردار کیسا ہے اور اے این پی کے نام پر بھتہ کون لیتا ہے. میرے کو اینکر عبید اللہ صدیقی جنہوں نے گفتگو کی ہے رہنما اے این پی شاہی سید کے ساتھ کہ قومیت کا نعرہ لگانے والوں نے بندوق کلچر متعارف کروایا ہے اور پختون جمہوری ہیں, ہر پارٹی کا حصہ ہیں. یہ گفتگو ہوئی ہے, ایکچوئل گفتگو کیا ہے ان کی زبانی سنیے. کراچی کے مردان ہاؤس میں موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کراچی سندھ کے اہم رہنما شاہی سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہی سید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وعلیکم السلام. اب سندھ کی سیاست پہلے سے کتنی مختلف ہے اور اے این پی کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ اے این پی تو بلدیات میں بھی کہیں نظر نہیں آئی, تو قومی سیاست میں آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھو ہماری قوم 40 سے 50 لاکھ لوگ تو آباد ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کا ووٹ ایک جگہ پہ نہیں ہے, وہ بٹے ہوئے کراچی میں کونے کانچوں میں ادھر ادھر ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پختون جتنے بھی ہیں یہ زیادہ جمہوری لوگ ہیں, یہ ہر پارٹی میں پائے جاتے ہیں. یہ ایم کیو ایم میں بھی ہے, پیپل پارٹی میں بھی ہے, نون میں بھی ہے, جماعت اسلامی میں بھی ہے, ایل پی میں بھی ہے. پھر پختونوں کی کتنی پارٹیاں بنی ہوئی, محمود خان کی الگ ہے, شیرپاؤ کی الگ ہے. بہرحال ہم اپنا کوشش کرتے ہیں اور بادشاہ خان کی سوچ کے نیچے نان وائلنس پہ, عدم تشدد پہ, بھائی چارے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشحال عوام جو ہے ملک کو محفوظ کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ہماری سوچ ہے کہ عوام خوشحال ہو. خوشحال عوام اس وقت جو ہماری سیاست کا ہے اس کا تو جو پچھلا حکومت جو 4-5 سال گزرا اور جب سے اس وقت سیاست کی شائستگی ختم ہوئی. ہم پہلے رسپیکٹ کے ساتھ ہوتے تھے, سارے مختلف قومیتیں مختلف مسلکوں کے لوگ ہوتے تھے, لیکن ایک عزت کا دائرہ تھا. انہوں نے وہ یوتھ کو اتنا آگے انوالو کر دیا, اتنا کہ وہ طوفانی بدتمیزی بن گئی. ہمیں احترام انسانیت
सीखना चाहिए और करना चाहिए। आपने कहा नॉन वायलेंस की पॉलिसी है आपकी, जी बिल्कुल। लेकिन कराची की सियासत में अगर हम 2016 से पीछे चले जाएं तो यहाँ लड़के मरते रहे, यहाँ महाजिर लड़के मरे, यहाँ पठान लड़के मरे, यहाँ सिंधियों का कत्ल हुआ, कोई नहीं बचा। उसमें मुझे ख़ुद याद है, मैं शहर का वासी हूँ, मैंने देखा है कि आपकी जमात के लोग भी अगर घूम रहे हैं और कोई रैली की सूरत है या जुलूस की सूरत है तो वहाँ भी मुझे हथियार दिखा। मुझे हमेशा ये बताया गया आप भी कातिल हैं। आपने कितने लोगों को कत्ल किया? देखो, कहने पे सब लोगों ने यही कहा होगा और लोग ये कहते हैं, तस्वुर भी ये करते हैं, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि हमारी पार्टी नॉन वायलेंस पे अदम तशद्दुद बादशाह खान के पैरोकार है। बादशाह खान ने अंग्रेज़ के खिलाफ बंदूक नहीं उठाया, तो हम अगर बंदूक उठाएंगे तो हमारी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि पार्टी उस दिन ख़त्म हुई जिस दिन हम बंदूक उठाएंगे। इसी तरीके से उस वक्त का जो अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी थी, वो अगर बंदूक रखता था तो ख़त्म होना था। उसने जब भी बंदूक रखा है तो अभी पार्टी को देखो, सियासी पार्टी हो गई, अब हमारे पास भी आ रहे हैं, हम भी उसके पास जा रहे हैं, लड़ाइयाँ भी ख़त्म हुई, दुश्मनी भी ख़त्म हुई, मारना मराना भी ख़त्म हुआ, वही लोग हैं। लेकिन इतना लड़का मर गया कराची का, वो भी सही रास्ते पे आ गए। आपको भी लगता है कि आप नॉन वायलेंस पर थे, तो वो लड़के, उनकी माएँ, उनकी बेवाएँ, वो कहाँ जाएँ? वो किस शख्स का गिरमान? मैं बता दूँ ना, जिसने गलत पॉलिसी राइज की है, जिसने कौमियत की नारा लगाया, देखो कौमियत अच्छा है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की बात की है, मगर उसके लिए इस लिहाज से ना अगर तो उसको लड़ाई पे उकसाओ, उसको करो। आपने उसको कलम आपने उससे लिया। हमारे कराची के एजुकेशन का मसला था, एजुकेशन तबाह हुआ, उर्दू बोलने वाले तबाह हो गए। उर्दू बोलने वाला जो अदीब, रिजवी, गालिब, मिर्ज़ा गालिब होते थे, अब उनको नाम के लिहाज से अगर आप कान कटा और मार्बल और बिच्छू के नाम रखोगे तो क्या होगा? वो तो गलत था, गलत था, और गलत हमेशा नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची में अमन में भाईचारे भी है, वही उर्दू बोलने वाले हमारे बच्चे हैं। लेकिन ये तो वो साजिश था जो कि इनको लड़वाना चाहता था, गलत रास्ता दिखाया था। वो लोग मकासद थे, और वो मकासद किसके थे? वो ज़ाहिर बात है कि जो कश्मीर का जंग इशू चल रहा है, तो इंडिया आपको आराम से कभी नहीं छोड़ता। कितने लोग उसके पकड़े गए, कितने उसके हुए। तो वो जो वसाइल, जो पैसा और इस तरीके से दुश्मन इस्तेमाल करता है, तो ये क्या गारंटी है कि वो लोग जो पहले इस्तेमाल हुए वो अब इस्तेमाल नहीं होंगे आप, क्योंकि उनके साथ जाके बैठ गए हैं? ये गारंटी तो आपकी भी नहीं है कि आप कल कौन से चैनल में होंगे। आज तो इससे हो, कल दूसरे चैनल में होंगे, कल तीसरे में होंगे, जो आपको फ़ायदा नज़र आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो गलती मैं आज करूँगा वो कल दोहराने की कोशिश तो नहीं करूँगा ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि करना नहीं चाहिए। अखलाकियात यही कहता है कि गलती दोबारा न दोहराई जाए। लेकिन अगर एक बंदा बद अखलाक है या बदकिस्मत है और वो दोहराएगा तो नुकसान वही उठाएगा। आइंदा वो गलती नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे? हमने गलती की नहीं है, हमने कभी बंदूक उठाया आपके नाम पर शहर में लोग भत्ता लेते रहे? नहीं, हमारे नाम पे सोराब गोट, बात सुन रहा, आपका गढ़। मैं इधर बैठा हूँ ना, कराची में बैठा हूँ ना, कोई एक एफआईआर मेरे पे बता देना यार। किसी एक मिल इंडस्ट्री वाले से बात करो ना। अब जाओ, ये कैमरा लेके पूरा इंडस्ट्री है, किसने बता दिया मेरे नाम पे? बता दे मुझे। तो एएनपी के नाम पे भत्ते कौन लेते रहे भाई? बात वो तो आपको मालूम है ना। मेरे एएनपी में एक बंदा मुझे बताओ जिसने बता लिया। मेरे कोई डिस्ट्रिक्ट का सदर, कोई वार्ड का सदर जेल में हो, मुझे बता दो कि जेल में गया हुआ है। कितने लोग जेल में गए? किस पार्टी के नहीं गए? सब जगह। एएनपी का अल्लाह के बदल से आज भी मैं अपने घर पे बैठा हूँ। आपने हमेशा इस शहर में एमकेएम ने आपके खिलाफ सियासत की और उसको आपने उनके खिलाफ सियासत की। नहीं, अब आप सब एक जगह बैठ जाएंगे तो वो नौजवान, नहीं माफ कर रहा, जिसको शाही सैयद साहब आपने कहा कि ये हमारा मुखालिफ है, हमने एमकेएम के खिलाफ कभी हमने माफिया जो दहशतगर्द था, दहशतगर्द को हमने करना भी किया। दहशतगर्द कल भी हमारा दुश्मन था, आज भी हमारा दुश्मन है। अगर एक बंदा बंदूक ही नहीं उठाता और वो भाई का बात कर रहा है तो हम तो इंडिया से भी कहते हैं टेबल टॉक करो, बात करो। लेकिन महाजिर की नज़र में पख्तूनों को कसूरवार ठहराएगा और पख्तूनों की नज़र में महाजिरों को कसूरवार ठहराएगा। हमारे पख्तून ऐसा नहीं है। आज आप उस पख्तून को कैसे कायल करेंगे कि वो अगर आपकी सीट एडजस्टमेंट होती है तो एमकेएम के उम्मीदवार को वोट दे? बिल्कुल 100% देंगे। अभी रिसेंटली जैसे मुस्तफ़ा कमाल आए थे, हमारी जो अभी गैदरिंग हुई है, उसके रिस्पॉन्स मुझे पता है ना, मुझे लोगों ने अच्छा दिया, शाबाशी दी, खुशी दी। लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारी जंग ही नहीं है, उर्दू बोलने वाले से हमारा कोई जंग नहीं है, यहाँ उनकी आबादी है। ये एक हकीकत है कि पख्तूनों की सबसे बड़ा शहर कराची है, तो ये उससे ज़्यादा बड़ा हकीकत है कि उर्दू बोलने का भी सबसे बड़ा शहर कराची है। तो जाहिर बात है कि हम और वो गए एक साथ हो गए, तो वो जो दुश्मन जो बहुत देर नहीं कर दी शाही सैयद साहब? आपके हिसाब से दे रहे, मैं बोलता हूँ अभी भी जल्दी है, शुक्र है कि अभी दे रहा है, दुरुस्त है। आ तो गया, समझ तो आ गया ना कि बगैर कराची में देखो हमारा तजाद कोई लड़ाई नहीं है, कोई माशी जंग नहीं है। हमारा बंदा ड्राइवर है, चौकीदार है या कड़ा खोद रहा है, तो हमारे माशी जंग भी नहीं है। उनका बंदा डॉक्टर है, बाबू है, क्लर्क है, इंजीनियर है, लिखा पढ़ा है। हमारी तो ऐसी लड़ाई नहीं है, न थी न है और ना होगी।
اب کتنی ایسی جگہیں جہاں پر آپ کی ایم کیو ایم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے؟ کتنے حلقوں پر آپ کا کام ہے جہاں آپ کا دیکھو ہمارے، میں یہ بتاؤں کہ ہمارے آبادی تو 40 سے 50 لاکھ پختون ہوں گے، لیکن ہمارے حلقے بہت کم ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ 4-6 حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ پختونوں کی اکثریت ہے، ہمارے لوگوں کی اکثریت، ہمارے ووٹروں کی اکثریت ہے. اس میں ڈسٹرکٹ کیاماڑی ہے، ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے، ملیر زیادہ ہے. اس میں ایک سولاپور کا علاقہ ہے، مگر سولاپور پہ ہم زیادہ فوکس اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں زیادہ تر مختلف قومیتوں کے لوگ وہاں پہ آباد ہیں. وہ پراپر تنظیمی لوگ ہیں نہیں، وہ ٹرائبل لوگ ہیں. ٹرائبل میں سیاست نہیں ہوا ہے، ان کو ابھی وہ ملک میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے، شامل کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ سوراب کوٹ پہ وہ جو بھی ہے وہ ٹرائبل ذہن کے ٹرائبل لوگ ہیں، اس میں وہی کا بندہ اس کے لیے فٹ ہوگا. آپ سب تو ایک جگہ ہو گئے ہیں، جی ڈی اے والے بھی، آپ بھی، ایم کیو ایم بھی. آخری سوال کرتے ہیں آپ سے، پیپلز پارٹی کو آپ لوگ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، یا پیپلز پارٹی کا جو سسٹم ہے، کیونکہ ایم کیو ایم والے کچھ دوستوں سے بات ہوئی، لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پولیس اس دن ہمیں تنگ نہ کرے تو ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ، ہم جیت جائیں گے. آپ کو بھی یہ خطرہ ہے؟ دیکھو یہ خطرہ تو سب کو، چونکہ پچھلے کوئی 10-15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور سارے اداروں کو پتہ ہے کہ کل پھر بھی اس کو حکومت آئے گا. کیوں؟ سندھ سندھی ہوں گے، اللہ ان کا نصیب کرے، لیکن سندھ سندھی ہوں گے. ظاہر ہے سندھ سے وہ اتنی سیٹیں اکیلا لے آتے کہ کراچی والا کچھ بھی کرے گا تو چیف منسٹر نہیں بنا سکتا، مشکل ہے. ہاں اب اگر ہم لوگ مل کر کے ایک اتحاد بنائیں، جس طرح جی ڈی اے کے شکل میں ہے یا جو ابھی ہم کرا رہے ہیں، اس کو میں تجویز یہ کہ اس کو سمبل بھی اپنا الگ رکھے اور اتحاد کرے، تاکہ وہ اگر ہمارے پارٹیوں کے اپنے اپنے سمبل چلے نا تو پھر ووٹ ڈیلیور کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ مل کر کے ایک سمبل پہ الیکشن لڑے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ لوگ نالاں ہیں، لوگ بیزار ہے، کوئی خوش حکومت سے نہیں ہے. چاہے وہ لڑکانہ کیوں نہ ہو، چاہے جیکوباد کیوں نہ ہو، چاہے کشمیر کیوں نہ ہو، چاہے کراچی کیوں نہ ہو. لوگ بیزار ہیں، لوگ نالاں ہیں. لوگوں کے مسائل پہ تو کبھی بات ہوئی ہی نہیں ہے آج تک. جب بھی ہوتی ہے تو وہ تو وزارت کی لڑائیاں چل رہی ہے، یا حکومت بنانے کی اور نہ بنانے کی لڑائیاں چل رہی ہے. اپوزیشن حکومت میں مشکل گربان ہو جاتا ہے. ادھر عوام کے لیے جو کراچی جیسا شہر، جو سمندر، پورٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، یہاں روزگار نہیں ہے، یہاں لگے پڑے لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں. یہ اس وقت جو چینا چپٹی ہو رہی ہے اور جو واقعات واردات ہوتے ہیں علاقوں میں، تو صرف یہ کہ بے روزگاری اتنا زیادہ ہے. چلیں دیکھتے ہیں پھر یہ بیزاری الیکشن ڈے پہ کس طرح نکلتی ہے. بہت شکریہ شاہی صاحب. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو، بہت شکریہ. تو این پی کے رہنما شاہی سید صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کر لی ہے. سٹی کونسل کراچی کے اجلاس کی بات کرتے ہیں جو شروع ہوتے ہی مچھلی منڈی میں تبدیل ہو گیا. اپوزیشن جماعتوں نے شدید احتجاج کیا، ہاتھوں میں پوسٹرز اٹھائے، ارکان کا سیٹ سے اٹھ کر شور شرابہ اور قبضہ میئر نامنظور، قبضہ میئر نامنظور کے نعرے لگاتے رہے. کیا ہوا ذرا سنیے. تلاوت قرآن حکیم فرقان مجید کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد احمد سلیمی. سٹی کونسل کراچی کے اجلاس کے مناظر آپ نے دیکھے. قبضہ میئر نامنظور کے نعرے یہاں پہ لگتے رہے، ایوان مچھلی منڈی بنا رہا. کراچی کی صورتحال پہ اگر ہم بات کریں تو کل ہم نے دیکھا کہ افسوسناک واقعہ کراچی میں ایک بار پھر سے پیش آیا. کراچی کے شاپنگ مال میں جو لگنے والی آگ تھی، اس سے لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک اور جان چلی گئی ہے. مرنے والوں کی اس طرح کل تعداد 5 ہو گئی ہے. مصطفیٰ نامی شخص اسپتال میں زیر علاج تھا. عائشہ منزل کے قریب شاپنگ مال میں لگنے والی آگ نے آس پاس کی دکانوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا ہے اور 2 درجن سے زائد موٹر سائیکلیں اور ایک کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. ریسکیو ٹیموں نے تقریباً 300 افراد کو عمارت سے باہر نکالا. فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا. تو کل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. بتایا جا رہا ہے کہ اس افسوسناک واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے. ریسکیو کا عمل ہم نے دیکھا کہ کل جیسے ہی آگ لگی اس کے بعد سے شروع ہوا اور ساتھ ہی ساتھ سرچ اینڈ ریسکیو بھی تھا. ریسکیو ٹیموں نے 300 کے قریب لوگوں کو اس عمارت سے باہر نکالا کیونکہ گراؤنڈ فلور اس کا کمرشل تھا اور اوپر رہائشی فلیٹس بھی موجود تھے جس میں لوگ تھے. ان کو نکالا گیا ریسکیو ٹیموں کی جانب سے. کراچی میں آتش زدگی سے متاثرہ عمارت کے رہائشی یہ کہتے ہیں کہ ملک کو اربوں روپے کا ریونیو دینے والا شہر، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کثیر المنزلہ عمارتیں تو کھڑی کر دی جاتی ہیں لیکن ان میں مکینوں کی حفاظت کے کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے. گفتگو ان کی سنیے. کچھ ٹائم کی اجازت دیجیے کہ پیپر شروع ہو گئے. آج بھی پیپر ہے 3 بجے بھتیجے کا، کل میرے بیٹے کا پیپر ہے.
इजाजत ही नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना लिहाफ ना कंबल, कुछ भी नहीं, बस हाँ आ जाइए, अपनी मदद आप पर, जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, कितनी मदद करेंगे, कितने रिश्तेदार साथ दे देंगे। अरे आप हमारी बिल्डिंग चेक कर ले, हमें हमारे घर जाने दे, कोई घर नहीं है हमारा, हमें अपने घर जाने दे, और नहीं है तो बता दे। 1 सेकंड में हम रोड पे आ गए, अब पता नहीं क्यों टैक्स देते हैं, क्यों करते कि हमारी मुश्किल में भी कोई नहीं खड़ा होता। फ्लैट खुले पड़े हैं, सामान सारा हमारा खुला पड़ा है, क्या जला है कुछ नहीं पता। बस हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे कहें कि भाई हमें जाने दिया जाए, इसको ओपन कर, जल्द से जल्द ओपन करें, हमें अंदर जाने दें ताकि हम अपने घर को जाके एक नज़र देखें, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें उठा लें, बस जैसे थे वैसे निकल के बाहर आ गए, ना कोई स्वेटर पहना हुआ है बच्चों ने, ना कुछ है, बस सब बाहर निकल के बैठे हुए। तो बस हम इनसे ये अपील कर सकते हैं कि हमारे घर खुलवा दें, हमें अपने घर जाने दें, ताकि जो भी है हम देखें, अपने घर से ज़रूरत का सामान लें। मकीनों का दुख उनके चेहरों से भी आया है और वो कह रहे हैं कि कोई पुरसाने हाल अब उनका नहीं है। कराची शॉपिंग मॉल में आग लगी कैसे, ये भी एक सवाल है। एसएसपी सेंट्रल ने सिलेंडर से आग लगने की तरदीद कर दी है। फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ये कहते हैं कि सिलेंडर के ज़रिए आग लगने की इत्तला की तस्दीक नहीं हुई है। तहकीकात के लिए भी फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या वजूहात थी आग लगने की। उनकी गुफ्तगू सुनिए। ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो इसलिए इस वक्त कोई भी हतमी बात कहना कि ये रीज़न था जिसकी वजह से आग लगी वो कबल अज़ वक्त होगा। जो अभी तक बाहर से एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन हतमी कोई बात भी नहीं की जा सकती। अपेरेंटली यही लगता है कि किसी शॉर्ट सर्किट से हुआ है, लेकिन इसको अभी तक हम हतमी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे, इसका मेज़लाइन फ्लोर है, उसमें भी हमें पता चलेगा कोई ऐसी चीज़, कोई और ट्रेस मिलता है जिससे हो सकता है कि तफ्तीश का रुख चेंज हो जाए। शॉपिंग मॉल में फायर फाइटिंग का सामान ना होने का भी इंकशाफ हुआ है और बिल्डिंग में कोई हंगामी इखराज का रास्ता भी नहीं था। चीफ फायर ऑफिसर ने आग की बरवक्त इतला ना मिलने का भी शिकवा किया है। इश्तियाक अहमद ये कहते हैं कि हमें आग लगने के 20 से 25 मिनट बाद इसकी इतला दी गई। बिल्डिंग में ऐसा सामान था जो तेज़ी से आग पकड़ता। वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। फायर पोजीशन थी वो 4थे फ्लोर को टच कर रही थी और नीचे तमाम दुकानों में फायर थी। इसका मकसद है फायर की इतला हमें देर से दी गई। अब लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं पता कि वो हमें टाइमली इन्फॉर्म करें। जो चीज़ें टाइमली इन्फॉर्म होती हैं तो वो फायर फाइटिंग में भी हमें आसानी होती है। शुरू के जो 5 से 10 मिनट का जो टाइम होता है वो बड़ा अहम होता है फायर ब्रिगेड के लिए, उसमें आसानी से फायर फाइटिंग हो जाती है और आग फौरी कंट्रोल हो जाती है। अदरवाइज़ ये फायर इस वजह से आगे बढ़ी। इस बिल्डिंग के अंदर कोई एग्जिट पॉइंट नहीं थे, कोई फायर फाइटिंग का सामान मौजूद नहीं था। निगरान वज़ीर आला सिंध ने आतिश ज़दगी के मामले पर फौरी तहकीकात कराने का ऐलान किया है। मकबूल बाकिर ने जाय वक़ुआ का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। इंक्वायरी के बाद ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उसके मुताबिक अमल दरामद होगा और कराची में शहर में मैं कोशिश करूंगा मज़ीद तेज़ी से बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन हो और जहाँ जहाँ कोताहियाँ कमी हैं उनको दूर किया जाए। जो यहाँ पे मुतासरीन हैं यकीनन उनके साथ हमारा मुकम्मल उनके रेंज में, उनके गम में शामिल है और कोशिश करेंगे उनके दुख को, उनकी तकालीफ को जितना कम कर सकें वो करें। जैसे ही इंस्पेक्शन कंप्लीट होता है जो कि अंदर जारी है, फौरी तौर पे हम हर ख़ानदान के एक शख्स को अलाउ करेंगे ताकि वो अपने घर देख लें, उसमें लॉक लगा सकें, उसको अब जो कुछ बचा कुछ है उसको कुछ ना कुछ। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर का निगरान वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और मुतासरीन से ताउन की उन्होंने अपील कर दी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से भी गुफ्तगू की और कहा है कि जंगल का भी कोई कानून होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध बताएं कि हम किसके गिरेबान को पकड़ें। एहलकार नहीं, काबिजीन का कब्जा है 15 साल से। यहाँ पे किसकी हुकूमत है? किससे अपने लोगों के लिए हम मांगे? यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत सब चीज़ें देर से पहुँची हैं। इनकी कंपनसेशन का आज ऐलान करें, वरना कल हमें कोई और ऐलान करना पड़ेगा।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और आज की सबसे लेटेस्ट और अहम खबर यही है कि नैब के लजीजिया रेफरेंस एहतसाब अदालत को भिजवाने की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई है। केस का फैसला मेरिट पर सुनाया जाएगा और 12 दिसंबर तक समात मुलतवी कर दी गई है। इस समात में क्या हुआ और क्या फ़ैसले हुए और क्या एक्सपेक्टेड है अब 12 दिसंबर को जो समात होने जा रही है, इस सब पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इंतखाबात को लेकर जो सियासी गहमा गहमी है, जो तैयारियाँ हैं सियासी जमातों की, हिकमत अमली है, स्ट्रेटजीज़ हैं, इस पर भी बात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जिन्होंने केपी का रुख किया है, शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से आज जो खिताब किया है, उन्होंने क्या कहा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कराची की सियासत में क्या जोड़ तोड़ हो रही है और क्या कुछ होने जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और जो कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया शॉपिंग मॉल में आग लगने का, उसके बाद क्या नुकसानात रहे और वजूहात क्या हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। गज़ा की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। शहदा की मजमूई तादाद 16,200 से बढ़ गई है और इसराइली बर्बरियत किसी सूरत भी थमने का नाम नहीं ले रही। ये सब और दीगर इशूज़, इन पे बात आज हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नैब की लजीजिया रेफरेंस एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा जो मुस्तरद हुई है उस पर बात कर लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने दौरान समात कहा है कि अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला किया है। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। समात के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील से सवाल किया, जज अरशद मलिक का मामला उठाना चाहते हैं कि नहीं, दरख्वास्त तो मौजूद है, यहाँ स्क्रीन लगा दें और वीडियो चला दी जाए। याद रखें ये दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है। वकील अमजद परवेज बोले कि मैं इस दरख्वास्त को प्रेस नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने आज़म नज़ीर तारड़ से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आप कहते हैं तो मेरिट पर इसका फैसला कर देते हैं। दौरान समात ये गुफ्तगू रही। पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो इन दिनों गुफ्तगू कर रहे हैं, जलसे उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। गेट नंबर 4 की सियासत आती है, ना ही गालम गलोच की। उन्होंने कहा है कि किसी और की तरफ नहीं देखना चाहते। मुल्क में कोई सियासतदान ऐसा नहीं जिसको अपना मुखालिफ कहें। बिलावल भुट्टो जो कि शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनिए। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता हूं। मैं आप पे भरोसा करता हूं। मैं पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूं। मैं उस शख्स का नवासा हूं जिसने ये हमें नारा दिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। मैं कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, मगर आपसे मदद मांगता हूं। इस मुल्क के नौजवानों से मैं मदद मांगता हूं। इस मुल्क के बुजुर्गों से मैं उनकी मदद मांगता हूं। इस मुल्क के मजदूरों से, मेहनत कशों से, तालिबे इल्मों से, सफेद पोश तबका से मैं मदद मांगता हूं कि मेरा मुल्क मुश्किल में है, मेरे अवाम तकलीफ में है। आए मेरे साथ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे इस मुल्क के अवाम की किस्मत तब्दील करेंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने जान लिया। अब मुस्लिम लीग नून जिनको नई हल्का बंदियों पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आम इंतखाबात का बेताबी से इंतज़ार है, ये कहा गया राना सनाउल्लाह की जानिब से। वो कहते हैं कि नौजवान 9 मई वालों के फ्रॉड में ना आएँ। सोशल मीडिया पर सारा झूठ और फ्रॉड है। महाजराई का माहौल साबिक चेयरमैन PTI का ही शाखसाना है। कोई एक महाजराई का माहौल है, ये उसी बदबख्त का शाखसाना है। उस बदबख्त ने इस मुल्क का, इस कौम का कल्चर ख़राब कर दिया। उसने नौजवानों को अपने बुजुर्गों का यानी जो है वो गुस्ताख बना दिया। उसने ओए तोए का कल्चर लोगों को सिखाया। उसने लोगों को सिखाया कि माँ बाप जो है वो बोझ हैं, इनकी इज्जत नहीं करनी। उस बदबख्त ने यही बीज जो है ये बोने की कोशिश की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक भी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन अपने वक्त पे यानी 8 फरवरी को ही होने चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई जमात इलेक्शन से बाहर रहे।
ये जो एक ताना दिया जा रहा है, ये एक अजीब सा ताना, हमारे हल्के डिस्टर्ब हो गए हैं। खुद मेरा हल्का 18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ है, तो बाकी तो बात ही क्या करें हम। तो इलेक्शन है, उसमें ही होता है, क्योंकि जाहिर है अब इलेक्शन कमीशन को हम अप्रोच तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग हुई है हमारा उससे इत्तेफाक बहुत नहीं है। सो रियासत के लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो और उसमें 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं, ये उसका हिस्सा है सारा। पीपल्स पार्टी क़यादत ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया है। जिस तरह से आपको पहले भी हमने बताया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो कि एक हफ़्ता केपी में गुजारने वाले हैं, आज उन्होंने शांगला में ख़िताब किया है। इसके साथ साथ कुछ दीगर ख़िताबात भी उनके शेड्यूल हैं। 13 दिसंबर को पेशावर हाईकोर्ट बार से अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, 9 दिसंबर को लोअर दीर और 10 दिसंबर को कोहाट में वो लहू गरमाएंगे। तो केपी में बिलावल भुट्टो मौजूद हैं और सियासी जो मंशूर है उसको पेश कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबात से मुतालिक लेवल प्लेइंग फील्ड के जो बयानात हैं वो सियासत का हिस्सा हैं। मुल्क बेहतर हालात में मुंतखब हुकूमत को देकर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की माली ज़रूरियात पूरी करने की भी उन्होंने यकीन दहानी करा दी है। जुमेरात 8 फरवरी 20 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, उनको हम पूरा करेंगे। पाकिस्तान के आइन के प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि जब से हमने हुकूमत मिली है तो उसके बाद हालात ख़राब ना हों, बेहतर हों। बेहतर हालत में हम मुल्क मुंतखब पार्लिमान और मुंतखब हुकूमत को देकर जाएंगे। तो हम उस पर बिल्कुल साफ़ हैं, कमिटेड हैं और किसी किस्म की कोई शक और शुबा नहीं है। मुल्क की सियासी सूरत हाल आप जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जितने भी जो सियासी कायदीन हैं वो चाहते हैं कि इंतखाबात हों और इंतखाबात अपने वक्त पर ही हों, और इस सिलसिले में तमाम ही सियासी जमातें मुतहरिक नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी जो कि केपी में हमें मुतहरिक नज़र आ रही है, शांगला में आज बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू भी की है, खिताब किया है। इस सब पे बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फ़िकार साहब, केपी में आज बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू की है। वो कह रहे हैं कि ना तो गेट नंबर 4 की सियासत आती है, सिर्फ हमें आवाम का साथ चाहिए। और एक बार फिर उन्होंने जो पुरानी सियासत है उसका जो जो तरीक़ाकार है उसको बदलने की बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया अपने चैनल पे। असल बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बातें की हैं वो हकीकत पे मबनी है। और आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इसका नाम ही बयान करता है कि अवाम की पार्टी है, और जो पीपल्स पार्टी का भुट्टो साहब फिलॉसफी दे के गए थे, उस फिलॉसफी और उस आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो ये सियासत है ही, ताकत का सरचश्मा अवाम है। पीपल्स पार्टी की बुनियाद और पीपल्स पार्टी का सारा महवर ही अवाम है। अवाम के बगैर अगर सियासत में आए तो पीपल्स पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि देखें हालिया पिछले कुछ सालों में पीपल्स पार्टी ने देखें जो लोकल नुमाइंदे हैं या जो ऑफिस बेरर्स हैं, उन्होंने अवाम के साथ उस तरह की कनेक्टिविटी नहीं रखी, तो पीपल्स पार्टी को सीटें जीतने भी प्रॉब्लम आई। उन तंजीमों ने आम अवाम के साथ ताल्लुक राब्ते का फुकदान किया तो हमें प्रॉब्लम आई। लोग समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई। असल में पीपल्स पार्टी है, लेकिन ये हमारी अपनी साइड से कोई कमी कुताहियां थी जो रह गई। तो बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं कि हम किसी गेट नंबर 4 की या जुल्फ़िकार साहब, माजरत के साथ बिलावल भुट्टो साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, गुफ्तगू भी उनकी हम सुन रहे हैं, तकरीबन हर दूसरे दिन उनकी जानिब से कुछ बयानात भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जब से जरदारी साहब ने बात की है कि अभी वो अंडर ट्रेनिंग है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो मतलब जो भी उन्होंने बिलावल के बारे में बात की है, उससे आपको नहीं लगता कि अब उनकी जो गुफ्तगू है उसकी कन्विक्शन पे कुछ सवालिया निशान है, और सब ये कह रहे हैं कि ये तो अभी अंडर ट्रेनिंग है और तमाम तर इख्तियारात तो जरदारी साहब के पास है। देखें, जरदारी साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब अंडर ट्रेनिंग है। तो अंडर ट्रेनिंग तो हर बंदा सीख रहा होता है, इंसान तो कब्र तक सीखता है। तो बिलावल साहब को जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बने, उसके बाद बहुत साल उन्होंने एज ए चेयरमैन पीपल्स पार्टी मामलात को समझा, फिर वजीर खारजा बने तो फिर समझा।
अभी वो अंडर ट्रेनिंग है, कॉज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी तो अंडर ट्रेनिंग चाहिए होती है ना, उसके लिए भी तो आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो जरदारी साहब ने कहा कि मैं अपने बेटे को वजीर आजम देखना चाहता हूँ और वजीर आजम बनाऊंगा, तो इसका मतलब है कि वजीर आजम बनने से पहले तरबियत तो होनी चाहिए। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि उस वजीर आजम बनने के बाद भी आपकी ट्रेनिंग चलती है। बहुत सारे लोग वजीर आजम एक दफा से ज्यादा बन चुके हैं, आज तक वो सीख रहे हैं और तरबियत ले रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे मामलात, दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको सीखने की जरूरत होती है, आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये ट्रेनिंग तो कंटिन्यूस प्रोसेस अच्छा जुल्फिकार साहब, ठीक है, चलें, ये ट्रेनिंग जो है वो उसी प्रोसेस का हिस्सा है। ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून जहाँ पे हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ अलाइंस कर रही है और बड़ी कॉन्फिडेंट हमें नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या सोच विचार है और क्या हम आइंदा आने वाले दिनों में कोई इत्तेहाद देखेंगे पीपल्स पार्टी का? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है जो कि समझती है कि हमने अपने निशान तीर पर इलेक्शन लड़ना है, और अगर कोई जमात किसी के साथ अलायंस करती है, ये उनका जमहूरी आईनी हक है। पीपल्स पार्टी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस मर्जी सूबे में जाके करे। इस चीज से एक चीज जाहिर होती है कि जिन जमातों का आपस में अलायंस होता है तो वो जाहिर बात है वहाँ पे मौके के ऊपर कोई ना कोई उन जमातों की कमजोरी होती है या उनको अपनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है एक दूसरे के साथ मिलकर। कराची में जो MQM और नून लीग का अलायंस हुआ है, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को ये इफेक्ट करेगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी 1990 से जब से जाम सादिक साहब को इन्होंने साथ मिला के पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाए थे, तो 2018 के इलेक्शन तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलके MQM, GDA और वहाँ की JUIF तमाम जमातें मिलके इत्तेहाद बनाती रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन पीपल्स पार्टी इन तमाम इत्तेहाद को मुकाबला करती रही है और आइंदा भी करेगी। जुल्फिकार साहब, अब हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब एक हफ्ते के लिए KP में ही मौजूद होंगे, तो क्या प्लान है आपके, क्या स्केड्यूल होगा बिलावल भुट्टो का? जी, बिलावल साहब कुछ दिन के लिए हैं और फिर उसके बाद उन्होंने पंजाब आ जाना है, फिर उन्होंने यहाँ पे पंजाब के मुख्तलिफ अजला का दौरा करना है, उनमें शायद गुजरावाला, फैसलाबाद, साहिवाल इस साइड पे भी चक्कर लगे। अभी प्लान फाइनल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर तैयारी हो रही है, तो आगे देखते हैं कि ठीक है, तैयारी हो रही है। KP के बाद पंजाब का रुख किया जाएगा बिलावल भुट्टो की जानिब से। जुल्फिकार अली बदर साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब आपके वक्त का। न्यूज़रूम में हम आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र करते हैं। इलेक्शन शेड्यूल से उनका कोई लेना देना नहीं है, वोटर लिस्ट बनाना और स्क्रूटनी करना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, मामला इलेक्शन कमीशन के सामने ही उठाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इलेक्शन शेड्यूल रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए बोले कि इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत भी मांग ली है। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन शेड्यूल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन बरवक्त इंतखाबात कराने के लिए दूसरी जानिब हमें पुरअज़्म नज़र आ रही है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियां बिला रुकावट जारी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर्स के कौमी दिन पर पैगाम दिया है कि इलेक्शन शेड्यूल चंद ही रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। इंतखाबात से मुतल्लिक बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना किया जाए। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से कहा गया है कि इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लतीफ़ कोसा और बुशरा बीबी के ऑडियो के फोरेंसिक कराने का भी हुक्म दे दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि तहकीकात की जाए, सबसे पहले ऑडियो कहाँ से जारी हुई, पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है। अदालत ने दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात भी ख़त्म कर दिए हैं। FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। केस की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसके बाद हम 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की बात करते हैं, जिसमें शरीक मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हो गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और हुक्मनामे के मुताबिक रेफरेंस में शरीक 6 मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं हो सकी है। इन मुल्ज़िमान में मलिक रियाज, शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जुल्फ़ी बुखारी,
अहमद अली रियाज और फरहत शहजादी शामिल हैं। अदालत सेक्शन 87 के तहत मफरूर मुल्ज़िमान के खिलाफ इश्तहारी के नोटिस जारी करती है। मुल्ज़िमान की रिहाइश गाहों के बाहर इश्तहारात चस्पा किए जाएँ। मुल्ज़िमान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई 6 जनवरी 2024 को की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुतल्लिक ये केस है। अब जनाब हम कराची की सियासत का रुख करते हैं। कराची में क्या हो रहा है और आइंदा 5 सालों में मुल्क का मौशी मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। कराची के जो कारोबारी अफराद हैं उनकी आइंदा हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं। साबिक चेयरमैन और सनतकार हनीफ गौहर ने दी न्यूज़ रूम के जो मेज़बान हैं उबैदुल्ला सिद्दीकी, जो इन दिनों कराची में ही हैं, उनसे गुफ्तगू की है और कहा है कि आर्मी चीफ की बदौलत मुल्क की मईशत दोबारा ट्रैक पर आ रही है। उन्होंने मज़ीद क्या गुफ्तगू की है, आपको वो सुनवाते हैं। साबिक चेयरमैन आबाद हनी साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। मुल्क की मईशत हिचकोले खा रही है, स्टॉक मार्केट आसमानों से बातें कर रही है और डॉलर जो संभला था वो एक मरतबा फिर दोबारा से परवाज़ पकड़ता नज़र आ रहा है। तो मुल्क की मईशत के हालात क्या हैं, इन सब मामलात को देखते हैं, समझते हैं। हनीफ गौर साहब से बात करते हैं। हनीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो लगता है कि बस एशियन टाइगर हम बने ही बने। तो क्या हम एशियन टाइगर के बनने के सफ़र पर गामजन हैं या सिर्फ सट्टा चल रहा है मार्केट में? जी, जैसे आपने फरमाया कि स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि स्टॉक एक्सचेंज कम से कम ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। अगर आप 6 माह पहले के आशारिये देखें तो मुल्क की सूरत हाल और स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है तो बेहतर नहीं थी। तो उसमें हमें यही नज़र आता है कि हम कंटिन्यू हमारे लिए पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। यकीनन अगर अब लोगों का एतबार होना शुरू हुआ है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और पाकिस्तान की कंपनीज़ के ऊपर कि जिस अंदाज में लोग शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है। क्योंकि गुज़िश्ता चंद माह पहले तक हमने देखा कि लातादाद लोग जो है ये मुल्क छोड़कर जाने की बात कर रहे थे और बहुत सारे लोग इस मुल्क से जा रहे थे। गालिबन अब जो है लोगों का जो यकीन बनता जा रहा है उसकी 2-4 रीज़न्स हैं। उसकी 2-4 रीज़न्स इस वजह से हैं कि जो पाकिस्तान के जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो ज़ाती तौर पे तमाम पॉलिसीज़ के अंदर और तमाम जो इंटरनेशनली जो लोगों के साथ कन्वर्सेशंस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यकीनन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है वो बनता जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालने के लिए ना सिर्फ जो पॉलिटिकल लोग हैं, ना सिर्फ जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके अलावा अगर हमारी अस्करी क़यादत भी इन्वॉल्व होती है तो लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो दूसरे ममालिक हैं, जिस तरह से UAE के आपने देखा होगा, जैसे आर्मी चीफ़ का विज़िट हुआ कुछ दिन पहले और इसी तरह सऊदी अरब का विज़िट हुआ, तो ये जो ममालिक हैं जिन्होंने वादे किए हैं कि हम $25 बिलियन का इन्होंने वादा किया है SIFC के अंदर और 25 बिलियन का सऊदी अरब ने किया है, इसी तरह से चाइना ने किया है। और चाइना ने एक मरतबा फिर जो CPEC जो हमारा जो इंतहाई ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, उसके रिवाइवल के लिए भी चाइना ने कमिटमेंट्स किए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो इशारे हैं बेहतरी की तरफ हैं। लेकिन हनीफ साहब, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में वो कौमें तरक्की करती हैं या वो बिजनेसेस या वो इकॉनमीज़ जो हैं वो फलती फूलती हैं जिनकी लोकल प्रोडक्शन मार्केट कंपेटिटिव हो। हम जब महंगी बिजली के ज़रिए, महंगी गैस के ज़रिए एक महंगा प्रोडक्ट बनाएंगे और वो प्रोडक्ट तैयार होगा 7 रुपये में और उसकी टैक्सेशन और ट्रांसपोर्टेशन डाल के हम उसे 12 रुपये में बेचने के लिए जाएंगे और वही चीज़ बांग्लादेश से जा रही है और वो 8 रुपये में मिल रही है और इंडिया से जा रही है तो 7 रुपये में मिल रही है, तो इसमें हम कहीं बहुत पीछे तो नहीं रह जाएंगे? क्योंकि ये मार्केट कंपेटिटिव नहीं है हम, इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं। मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब सवाल है आपका और आजकल हर ज़बान पर यही सवाल है, क्योंकि जब तक हम कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर रोल अदा नहीं कर सकेंगे तो हम अपने जो बराबर के ममालिक हैं जैसे लाइक इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो हम ये समझते हैं कि उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे ज़्यादा हैं। तो यकीनन उनकी एक्सपोर्ट्स इसी वजह से ज़्यादा हैं कि उनके पास जो है तो जो एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं उसमें अवेलेबल हैं, गैस उनकी सस्ती उन्हें अवेलेबल है, उनकी बिजली उनके पास सस्ती अवेलेबल है और उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज सेट की हुई हैं। और आज अगर अमेरिका हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता, कम से कम हम भी यही चाहते हैं कि हमें कर्ज़े देने के बजाय, लोन देने के बजाय हमसे वो बिज़नेस करे, हमसे वो इक्वालिटी के ऊपर बिज़नेस करे, ताकि हमारे यहाँ पर हमारे जो यूथ का जो इशू है वो रोज़गार है। अगर हमारे यूथ को यहाँ पर बैठे हुए रोज़गार मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला बाकी मुल्कों की तरह हम पाकिस्तान भी तरक्की कर सकेगा। तो कराची के कारोबारी अफराद की क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से, ये हम जान रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे।
सिटी काउंसिल कराची के इजलास की बात करें तो जनाब ये शुरू होते ही मछली मंडी बन गया। अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया, हाथों में पोस्टर्स उठाए, अरकान का सीट से उठकर शोर शराबा, कब्जा मेयर नामंजूर, कब्जा मेयर नामंजूर के नारे लगाए गए। क्या हुआ जरा आप सुनिए। फुरकान मजीद की सादत हासिल कर रहे हैं मौलाना मोहम्मद अहमद सलीमी। कराची की हम बात कर रहे हैं तो कल होने वाले अफसोसनाक वाक़े का जिक्र कर लेते हैं। शॉपिंग मॉल में जो आग लगी थी, लेटेस्ट अभी ये खबर ये आ रही है कि इससे एक और जान चली गई है। मरने वालों की तादाद इस तरह 5 हो गई है। मुस्तफ़ा नामी शख्स बताया जा रहा है जो कि अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग ने आसपास की दुकानों को भी जलाकर राख कर दिया। 2 दर्जन से ज़ायद मोटरसाइकिलें और एक कार मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। रेस्क्यू टीमों ने तकरीबन 300 अफराद को इमारत से बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया था। अफसोसनाक कल ये वाक़या पेश आया था। आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत के जो रिहायशी हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि मुल्क को अरबों रुपए का रेवेन्यू देने वाला शहर, इसका कोई पुरसानी हाल नहीं है। कसीरुल मंजिला इमारतें तो खड़ी कर दी जाती हैं लेकिन इनमें मकीनों की हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं होता। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। कुछ टाइम के लिए जाए क्योंकि बच्चों के पेपर शुरू हो गए। आज भी पेपर है 3 बजे भतीजे का, कल मेरे बेटे का पेपर है। इजाजत ही नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना लिहाफ ना कंबल, कुछ भी नहीं। बस हाँ आ जाइए, अपनी मदद आप पर जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। कितनी मदद करेंगे, कितने रिश्तेदार साथ दे देंगे। अरे आप हमारी बिल्डिंग चेक कर ले, हमें हमारे घर जाने दे। कोई घर नहीं हमारा, हमें अपने घर जाने दे। और नहीं है तो बता दे। 1 सेकेंड में हम रोड पे आ गए। अब पता नहीं क्यों टैक्स देते या क्यों करते कि हमारी मुश्किल में भी कोई नहीं खड़ा होता। फ्लैट खुले पड़े हैं, सामान सारा हमारा खुला पड़ा है, क्या जला है कुछ नहीं पता। बस हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे कहें कि भाई हमें जाने दिया जाए, किसी इसको ओपन कर, जल्द से जल्द ओपन करें। हमें अंदर जाने दें ताकि हम अपने घर को जाके एक नज़र देखें, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें उठा लें। बस जैसे थे वैसे निकल के बाहर आ गए। ना कोई स्वेटर पहना हुआ है बच्चों ने, ना कुछ है, बस सब बाहर निकल के बैठे हुए। तो बस हम इनसे ये अपील कर सकते हैं कि हमारे घर खुलवा दें, हमें अपने घर जाने दें ताकि जो भी है हम देखें, अपने घर से ज़रूरत का सामान लें। शहरी शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी हमें अपने घर जाने दें। खैर सवाल अब ये है कि शॉपिंग मॉल में आग कैसे लगी। कभी ये कहा जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी, कभी ये कहा जा रहा था कि सिलेंडर से आग लगी, लेकिन एसएसपी सेंट्रल ने सिलेंडर से आग लगने की तरदीद कर दी है। और फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ये कहते हैं कि सिलेंडर के ज़रिए आग लगने की इत्तला की कोई तस्दीक नहीं हुई। अभी तहकीकात के लिए फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद बताया जाएगा कि आग लगने की असल वजूहात क्या थी। कंप्लीट नहीं हुआ तो इसलिए इस वक्त कोई भी हतमी बात कहना कि ये रीज़न था जिसकी वजह से आग लगी वो कबल वक्त होगा। जो अभी तक बाहर से एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन हतमी कोई बात भी नहीं की जा सकती। अपेरेंटली यही लगता है कि किसी शॉर्ट सर्किट से हुआ है, लेकिन इसको अभी तक हम हतमी नहीं कह सकते क्योंकि जब हम ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे, इसका मेज़लाइन फ्लोर है, उसमें भी हमें पता चलेगा कोई ऐसी चीज़, कोई और ट्रेस मिलता है जिससे हो सकता है कि तफ्तीश का रुख चेंज हो जाए। शॉपिंग मॉल में फायर फाइटिंग का सामान ना होने का भी इंकशाफ हुआ है। ये कोई इंकशाफ नहीं है क्योंकि इससे पहले भी जो वाक़यात रूनमा हुए हैं कराची में आग लगने के, उसमें यही वजूहात सामने आती हैं कि कोई फायर एग्जिट नहीं है। इस बिल्डिंग में भी ऐसा कोई एग्जिट मौजूद नहीं था। चीफ फायर ऑफिसर ने आग की बरवक्त इत्तला ना मिलने का भी शिकवा किया है और इश्तियाक अहमद कहते हैं कि हमें आग लगने के 20 से 25 मिनट बाद ये इत्तला दी गई है। बिल्डिंग में ऐसा सामान था जो तेज़ी से आग पकड़ता है। फायर की जो एक्शन थी वो 4थे फ्लोर को टच कर रही थी और नीचे तमाम दुकानों में फायर थी। इसका मकसद है फायर की इत्तला हमें देर से दी गई। अब लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं पता कि वो हमें टाइमली इन्फॉर्म करें। जो चीज़ें टाइमली इन्फॉर्म होती हैं तो वो फायर फाइटिंग में भी हमें आसानी होती है। शुरू के जो 5 से 10 मिनट का जो टाइम होता है वो बड़ा अहम होता है फायर ब्रिगेड के लिए। उसमें आसानी से फायर फाइटिंग हो जाती है और आग फौरी कंट्रोल हो जाती है। अदरवाइज़ ये फायर इस वजह से आगे बढ़ी। इस बिल्डिंग के अंदर कोई एग्जिट पॉइंट नहीं थे, कोई फायर फाइटिंग का सामान मौजूद नहीं था।
निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने आतिश ज़दगी के मामले पर फौरी तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया है। मकबूल बाकर ने जाए वक़ुआ का दौरा किया है, मीडिया से गुफ्तगू की है, मुतासरीन के दुख में वो बराबर के शरीक हैं, उन्होंने ये कहा है, और इंक्वायरी के बाद ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत दी है। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उसके मुताबिक अमल दरामद होगा। और कराची में शहर में मैं कोशिश करूंगा मज़ीद तेज़ी से बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन हो और जहाँ जहाँ कोताहियाँ कमी हैं उनको दूर किया जाए। जो यहाँ पे मुतासरीन हैं यकीनन उनके साथ हमारा मुकम्मल उनके रंज में उनके गम में शामिल हैं और कोशिश करेंगे उनके दुख को उनकी तकालीफ को जितना कम कर सकें वो करें। जैसे ही इंस्पेक्शन कंप्लीट होता है जो कि अंदर जारी है, फौरी तौर पे हम हर ख़ानदान के एक एक शख्स को अलाउ करेंगे ताकि वो अपने घर देख लें, उसमें लॉक लगा सकें, उसको अब जो कुछ बचा कुछ है उसको कुछ ना कुछ महफूज करें। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के कन्वीनर ने निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध से टेलीफोनिक रब्ता किया है और मुतासरीन से उन्होंने ताउन की अपील की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से भी गुफ्तगू की है और कहा है कि जंगल का भी कोई कानून होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ये बताएं कि हम किसके गिरेबान को पकड़ें। इस शहर पर अहल काबिज़ीन का कब्जा है 15 साल से। यहाँ पे किसकी हुकूमत है? किससे अपने लोगों के लिए हम मांगे? यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत सब चीज़ें देर से पहुँची हैं। इनकी कंपनसेशन का आज ऐलान करें, वरना कल हमें कोई और ऐलान करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस पर सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा है। 9 रुकनी लार्जर बेंच है। 12 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की समाअत हो रही है। सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इस पर बात कर लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, 12 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की समाअत होने जा रही है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 12 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो केस की समाअत है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। और बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन अजहर और जस्टिस मुसैद हिलाली जो है वो इस बेंच में शामिल होंगी। जबकि इसकी जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और अब तक इसकी 6 समाअतें जो हैं वो हो चुकी हैं। जबकि पहली समाअत जो थी वो 2 जनवरी 2012 को हुई थी। इसके बाद जो आखिरी समाअत है वो 12 नवंबर 2012 को ही हुई थी। और ठीक है शबिया नकवी, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस की सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा है। 12 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है। 12 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस पर सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। 9 रुकनी लार्जर बेंच है 12 दिसंबर को जो इस केस की समाअत करेगा। CCTV फुटेज में ये मुल्ज़िमान भी और ये डाकू भी वाज़े नज़र आ रहे हैं। किस तरह से ये वाक़या पेश आया और क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई? बहुत शुक्रिया जी। ये गुज़िश्ता रात का वाक़या है। तकरीबन शाम ढलते ही 7 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया है। निजी हाउसिंग सोसाइटी है शालीमार टाउन और उसके मालिक जैसे ही अपने घर में आते हैं और घर के एंट्रेंस से जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, जो CCTV फुटेज में भी नज़र आ रहा है, तो साथ ही एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आती है, उससे 5 मुसल्ला डाकू जो है वो नीचे उतरते हैं और इनको घर के गिराज में ही जो है वो इन पर असला तान लेते हैं और असले की नोक पर इनको वो घर के अंदर ले जाते हैं। और अंदर अहले खाना थे, बच्चे थे, ख़वातीन थी, उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर फिर ये दिल खोल कर लूट मार करते हैं। और उनके घर पर मौजूद जो 84 तोले सोना था, इसी तरह 60 लाख रुपए कैश की सूरत में था और 20 लाख रुपए के मुख्तलिफ जो गड़ियाँ थी और भी जो छोटे तलाई ज़ेवरात थे, वो सब ये डाकू जो हैं वो लूट कर फरार हो गए हैं। और बहुत ही तसल्ली के साथ इन्होंने ये डकैती की है। थाना अरूब का बिल्कुल ये करीबी ये निजी हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पर ये वारदात की गई है। अभी तक पुलिस जो है वो CCTV कैमरों की मदद से मुल्ज़मान की तलाश में मसरूफ़ है और जो पुलिस तरह से हमें बताया जा रहा है
کہ CCTV کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ ڈاکوؤں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور بھی جو اس سوسائٹی کے پاس آنے جانے والے روٹس ہیں ان کے اوپر جو CCTV کیمراز لگا ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ جو واقعے کا مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ اشفاق نامی یہ شخص ہیں جن کی بیٹے کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں مقدمہ آئی۔ درج کر لیا گیا ہے، CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے اور گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حافظ شہزاد، بہت شکریہ، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دی نیوز روم میں آگے بڑھتے ہیں۔ افغانستان امن کے لیے خطرہ بن گیا ہے، عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن گیا ہے۔ افغانستان میں 23 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں۔ مقامی حکومت کی جانب سے مالی معاونت کیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ دشمن تنظیمیں پاکستان، امریکہ اور چین سمیت 53 ممالک میں دہشت گردی پھیلانے لگی ہیں۔ ہمسایہ ملک سے دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں میں پاکستان سر فہرست ہے۔ 23 میں سے 17 دہشت گرد تنظیمیں صرف پاکستان کو ہی نشانہ بناتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس نے تمام تر کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھ دیا ہے۔ افغانستان امن کے لیے بڑا خطرہ بن گیا، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے۔ آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاک فوج وطن کی حفاظت کا فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرے گی۔ پاک فوج قوم کا فخر ہے، کامیابی پاکستان کا مقدر ہے۔ قومی ورکشاپ خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء ملکی مفاد میں کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو ہم آہنگی اور جامع حکمت عملی سے ناکام بنایا جا رہا ہے۔ سپہ سالار نے نشان امتیاز ملٹری پشاور کا دورہ بھی کیا، اور جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور انسداد دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس پر انہیں بریف بھی کیا گیا۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کو بھی سراہا گیا سپہ سالار کی جانب۔ فلسطینی صحافی جلال محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہم تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ جلال محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جلال صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے بعد اسرائیلی بربریت میں مزید اضافہ ہوا ہے اور کوئی صورت مزید جنگ بندی کی نہیں نکل رہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ اب وہ جگہیں جہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ فلسطینی یہاں پہ منتقل ہو جائیں، وہاں پہ بھی بمباری کی جا رہی ہے، اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، تازہ ترین صورتحال ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ محترمہ۔ دیکھیں، صورتحال اس وقت ایسا ہے کہ اسرائیلی فورسز اندھا دھند بمباری کر رہے ہیں، فلسطینی کے اوپر ہے، ہسپتال کے اوپر ہے، ایمبولینسز کے اوپر ہے، اور جو اسکول ہے جو بناگاہ بنے ہیں اس کے اوپر ہے، اور جہاں فلسطینیوں کو حکم دیا جاتا ہے جانے کا وہاں پر بھی بمباری کیا جا رہا ہے۔ پہلے جو فلسطینی تھے شمالی غزہ کی طرف، وہ بیچارہ ان کو اسرائیلیوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ جنوبی غزہ کی طرف جائیں، اور وہ لوگ جب چلے گئے وہاں پر ان پر بھی بمباری ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات یہ ضرور واضح کر دوں کہ فلسطینیوں کے جو شہداء کا جو تعداد ہے، اگر کوئی کہے کہ 16,000 17,000 18,000 یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ٹوٹل شہداء کا جو تعداد ہے وہ 21,000 سے زیادہ کراس کر چکے ہیں جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں میں لوگ ہیں جو اب تک کے ملبہ کے نیچے، جن کا کوئی تعداد کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کتنے زخمی اور کتنے شہید ہیں۔ تمام ہسپتال مفلوج ہے، طبی امداد نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پورا غزہ کے عوام کو ایک جگہ پہ محصور کیا ہوا ہے اس وقت، خان یونس اور رفح کی طرف ہے جو بالکل جنوب کی طرف، اور ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے نوٹس دیا خان یونس جو علاقہ میں خود ویسے خان یونس کا ہوں، تو انہوں نے خان یونس والوں کو بھی یہی نوٹس دیا ہے اسرائیل نے کہ آپ خان یونس کے خالی کرو۔ اب پتہ نہیں اب ان غریبوں کا، ان بیچاروں کا، ان معصوموں کا ان پر یہ ظلم کب تک اور کب تک چلے گا؟ بالکل ایسے جلال محمود صاحب، صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ ان مظلوموں پہ جو ظلم اور بربریت ہے وہ کسی صورت کم ہو جائے، کیونکہ جس طرح سے آپ بھی بتا رہے تھے کہ خان یونس کو بھی خالی کرنے کا اب اعلان کیا گیا ہے، شمالی غزہ سے جنوبی غزہ میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جلال محمود صاحب ہمیں بتا رہے تھے، فلسطینی صحافیوں وہ بتا رہے تھے کہ جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ 21,000 سے بھی تجاوز کر
चुकी है। बहुत शुक्रिया जलाल महमूद साहब आपके वक्त का। अभी बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, निगरान वज़ीर ख़जाना इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। Karachi Stock Exchange Index posted 30% gains and the market capitalization rose by 29% from $25 billion to $32 billion. This exchange was an exchange of $100 billion when the transformation occurred. Somewhere we lost our way because of the macroeconomic crisis. Thank you, Mr. Prime Minister. We have been able to stabilize this economy. This growth of market capitalization in this short period of few months will always be recorded in the history that you have seen, because it's never happened in such a short period. Average daily value and volume traded increased by well over 40% in the past 3 months. Again, a milestone. Second, PSX has responded positively to the emerging economic recovery, and the first quarter growth outcomes point to real GDP growing by 2.5%, because recently Pakistan Bureau of Statistics, in accordance with the IMF, published for the first time the quarterly figures of the economy. We shall be continuing this tradition, hopefully not only during our term, but subsequently. The structural reforms which, Prime Minister, you have steered at the SIFC forum with your leadership and also with our partners in development are anchored on the operationalization of new state-owned enterprise policies. Some of them will be the candidates for privatization and offloading the shares. We don't have enough time to do all this work, but I can assure you, under your leadership, we shall sow the seeds and our footprints here. The FBR restructuring. Heaps of studies have been done on FBR. I said, forget about that. Let's implement the restructuring. You shall be seeing that steadily before we leave on how much we will take it forward. Capital market growth and diversification, very close to my heart. With SECP chair, we have submitted our plan for capital market transformation. We are addressing deep-rooted problems. निगरान वज़ीर ख़जाना इस वक्त गुफ्तगू कर रही थी तकरीब से, और इस तकरीब में वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस तकरीब में मौजूद हैं। द न्यूज़ रूम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।